Okay, so in last class we were talking about the properties of boron and aluminium और ये 13 ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था उनके हैलाइड्स के बारे में। तो नाउ विल टॉक अबाउट देयर लुईस एसिड कैरेक्टर कि उनका लुईस एसिड कैरेक्टर क्यों होता है, व्हाई दे बिहेव लाइक अ लुईस एसिड और कैसे उनकी प्रॉपर्टीज कम या ज़्यादा होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। तो उसको हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जो बोरॉन होता है और एल्यूमिनियम होता है वो हैलाइड्स बनाता है और इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो लुईस एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। अब लुईस एसिडिक करेक्टर शो करने के लिए या लुईस एसिड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट ये होती है कि उन्हें उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो कोई भी लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी ऐसा केमिकल एंटिटी हो सकती है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगी। अब लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास कोई ऑर्बिटल चाहिए, तो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। अगर बोरॉन और एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिख के देखेंगे, सो बोरॉन में यहाँ लिखता हूँ। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s to 2p1। सो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया इसकी ग्राउंड स्टेट। सिंस हमें पता है बोरॉन आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है, बोरॉन जनरली क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके पी में चला जाएगा। अब ये बोरॉन था, बोरॉन अब क्या बनाएगा? ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर मैं BCl3 की बात करूँ तो BCl3 ऐसे लिखता हूँ। एक क्लोरीन यहाँ से कंबाइन करेगी, एक क्लोरीन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से। अगर मैं नॉर्मल दिखाना चाहूँ तो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, शेयर करता है और शेयरिंग से हमारा क्या बन जाता है? ये BCl3 मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि ट्रायगोनल प्लेनर होगा। नाउ वी कैन सी कि इसके जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वैलेंस शेल था तो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सो ओवरऑल वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं। नाउ हमारा जो ऑक्टेट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं। अब अगर तुम देखो तो बोरॉन के पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 ही इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्लोरीन का तो 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अलग से हैं। लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने रिक्वायर्ड थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए बोरॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि उसके पास जितने ज़रूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। सो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने की टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं लुईस एसिडिटी। कि ये जो कंपाउंड है ये लुईस एसिड बन जाता है। सो एनीथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको हम लोग लुईस एसिड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक क्लोरीन अपने एक नेक्स्ट क्लोरीन आएगा और वो क्या कर सकता है? अपना लोन पेयर यहाँ पे दे सकता है। तो लोन पेयर अगर इसको दे देगा, कोई क्लोरीन यहाँ से आ रहा है और वो अपने क्लोरीन का मतलब यहाँ पे हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोराइड Cl लिंक्ड, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये बन जाएगा BCl4 नेगेटिव। सो ये जो कंपाउंड है वो BCl4 नेगेटिव बन गया, तो इसका क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट है अब। सो ये जो ऑक्टेट हो गया ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
तो ये किस वजह से इसने लोन पेयर लिए? लोन पेयर इसलिए क्योंकि उसके पास क्या है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है ऑफ लो एनर्जी। तो लो एनर्जी के साथ एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जहाँ पे लोन पेयर लिए जा सकते हैं। फॉर दिस रीजन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम बोथ शोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर या लुईस एसिड की तरह दोनों काम करते हैं। बाकी जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और आयनिक कंपाउंड बनाने की वजह से वो इतने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते जितना उनको होना चाहिए था, क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और वो ज़्यादातर कंपाउंड्स कोवलेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका लुईस एसिड कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो लुईस एसिड कैरेक्टर है वो डेफिनेटली डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ BF3 AlF3, तो इनमें से जो लुईस कैरेक्टर है, लुईस एसिडिटी है या लुईस एसिडिक कैरेक्टर, ये होगा डिक्रीजेस डाउन द डिक्रीजेस डाउन द, तो ये इस तरीके से डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो मूविंग अहेड, अब हमारे पास दूसरा क्या चीज़ है, अब मुझे बात करनी है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट, पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं। जैसे BF3 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया, सो NH3 एनीथिंग विच हैज लोन पेयर, जो भी लुईस बेस हो सकता है। लुईस बेस कौन से होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर अगर इसको दे देंगे तो दे विल फॉर्म एन एडक्ट। एडक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। कॉमनली क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास ग्लाइसिन है NH2 CH2COOH NH2 CH2COOH, ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं टू गिव अ लार्जर मॉलिक्यूल। तो ये कंपाउंड बन जाता है ग्लाइसिन ग्लाइसिन डाइपेप्टाइड, और साथ में एक मॉलिक्यूल वाटर निकलता है। अब देखो मैं क्या तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एडेक्ट का मतलब बता रहा हूँ कि एडेक्ट का मतलब क्या होता है। एक मॉलिक्यूल ये था, एक मॉलिक्यूल ये था, दोनों कंबाइन हो गए और इन्होंने एक तीसरा मॉलिक्यूल बनाया। तीसरा मॉलिक्यूल है वो कॉम्बिनेशन है 1 और 2 का, और साथ में एक छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया कुछ भी निकल सकता है। ऐसा होता है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। दो चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, कंबाइन हो रही हैं, तो इसको हम लोग बोला जाता है, मतलब हम लोग बोलते हैं इसे कंडेंसेशन रिएक्शन। अब अडक्ट कब फॉर्म होता है, अडक्ट फॉर्म होता है जब मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी या मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 कंबाइन करते हैं तो फॉर्म मॉलिक्यूल 3, और साथ में कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर इस तरीके की रिएक्शन होती है जिसमें ए कंबाइन कर रहा है बी से और वो बना रहे हैं ए बी, तो ये जो ए बी होगा इसको हम लोग बोलेंगे एडक्ट। लेकिन अगर ए प्लस बी हम लोग कर रहे हैं और वो दे रहा है ए बी, और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल बीच में से निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल या छोटा सा कोई भी मॉलिक्यूल, तो उस रिएक्शन में इस प्रोडक्ट को हम लोग एडक्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग प्रोडक्ट। दो मॉलिक्यूल थे वो कपल बन गए हैं, उनकी कपलिंग हो गई है एंड विल गेट अ कपल प्रोडक्ट, और साथ में एक छोटा सा मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया।
सो जब भी ये रिलीज होता है इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन में ये कपलिंग रिएक्शन है बेसिकली। एडेक्ट में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो इसलिए BF3NH3 को हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रोनाउंस किया है, वी हैव प्रोनाउंस इट एज एन एडेक्ट। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट रेलेवेंट नहीं है, मतलब हम लोग ऑर्गेनिक में इसको पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे जगह चाहिए। सो ये हो गया रिएक्शन। ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है कि NH3 है, ठीक है, ये AlCl3 के साथ रिएक्ट कर ले और इट विल फॉर्म अगेन एन एडेक्ट। सो NH3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा AlCl3 का, ये भी क्या बन गया, एडेक्ट बन गया। सो ये हम लोग लिख सकते हैं द लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि जो लुईस करेक्टर है, लुईस एसिड कैसे कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट हो जाए। सो सारे ही केसेस में इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन बोरॉन क्या है, साइज छोटा है और अच्छा सा कोवलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचता है। बोरॉन क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनने की वजह से उसकी लुईस एसिडिटी ज़्यादा होती है। डाउन द ग्रुप पर जब हम लोग जाते हैं तो क्या बन जाता है, आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली गैलियम इंडियम या थैलियम ने इलेक्ट्रॉन्स अपने दे रखे हैं और आयनिक कंपाउंड बना रखा है Ga3+F3 नेगेटिव, मतलब 3F नेगेटिव। सो उस केसेस में उनकी जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है आयनिक कंपाउंड बनाने की वजह से उनकी कम होती है, और लुईस एसिडिक कैरेक्टर जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स में देखा जाता है। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आयरन है या Fe+3 हो गया, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी होती है, कुछ नॉर्मल केटायंस भी होते हैं, तो वो लुईस एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, जैसे Zn2+ हो गया, मैग्नीशियम सॉरी आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये कोबाल्ट हो गया, ये सारे लुईस एसिडिक कैरेक्टर दिखाना शो करेंगे क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर हम लोग गैलियम 3+ की बात करें, इंडियम 3+ की बात करें, थाइलियम 3+ की बात करें, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रॉन लेने की। सो गैलियम, इंडियम, थाइलियम ये इतनी आराम से इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर नहीं करते और इनका जो लुईस एसिडिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नाउ विल टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। अब ये क्वेश्चन ये जनरली पूछा भी जाता है कि इन चार कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर कौन दिखाता है। लुईस एसिडिटी होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। सो ब्रोमीन क्या करेगा, बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेगा, जिसकी वजह से बोरॉन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन के साथ बाद में। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि BF3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन BCl3, एंड जो इसका स्ट्रेंथ होगा वो BF3 का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा ये होना चाहिए। और इस बेसिस पे मेरा क्या आएगा कि BF3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड BI3 इज वीक एसिड, ऐसा हमारा ट्रेंड आ जाएगा। और ये किस बेसिस पे बोला है, ये हम लोगों ने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आराम से खींच लेगा। हाउएवर ये जो ट्रेंड है वो एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होना चाहिए, इट इज़ एक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा है नहीं। रीज़न क्या है, रीज़न इसका आता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से जो BF3 होता है वो सबसे वीक एसिड हो जाता है और BI3 सबसे स्ट्रांग हो जाता है, तो पूरा जो ट्रेंड है ना वो एकदम रिवर्स हो जाता है।
अब ये कैसे रिवर्स हो जाता है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन नेक्स्ट स्लाइड। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेक्टेड क्या है और हमें मिल क्या रहा है। एक्सपेक्टेड है कि BF3 सबसे स्ट्रांग हो, फिर BCl3, BR3 एंड BI3। होता क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, ऑब्जर्व्ड इसका उल्टा है। BI3 सबसे स्ट्रांग होता है, BR3 उसके बाद BCl3 एंड देन BF3। ये हो गया वीकेस्ट और ये हो गया स्ट्रांगेस्ट। इधर भी ये हो गया वीकेस्ट और ये हो गया स्ट्रांग। अब ये जो रिवर्सल हो रहा है एसिडिटी का, वो किस कारण हो रहा है, क्या रीजन है कि ये इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो रीजन बीइंग रीजन ये है कि यहाँ पे पीपर पीपर बॉन्डिंग होती है। अब ये पीपर पीपर बॉन्डिंग है क्या, मैं डायग्राम बनाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। सो बोरॉन है, बोरॉन में एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है। अब तीनों ही फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। तो अब ये लोन पेयर है। अब जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो होता है लुईस बेस। बोरॉन क्या है यहाँ पे, लुईस एसिड। तो होता है क्या कि बोरॉन और फ्लोरीन अपने आप में ही रिएक्ट कर जाते हैं। फ्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर बोरॉन को दे देता है और इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, फ्लोरीन ने एक लोन पेयर किसको दे दिया, बोरॉन को दे दिया। एक लोन पेयर बोरॉन को दे दिया तो बोरॉन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोरॉन का जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अब वो इट इज नो लॉन्गर अ लुईस एसिड। अब वो लुईस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, कि जैसे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे। सो 1 2 3, एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ, एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ, एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ। अब ये जो साइड वाला जो फ्लोरीन था, इसके पास लोन पेयर थे और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो फ्लोरीन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल देता है। तो अगर यही अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाल देगा तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जैसे ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये क्या बना लेता है, कंप्लीट शेल बना लेता है और फर्दर इसका कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है। सो BF3 में जो बोरॉन है इसका है कंप्लीट ऑक्टेट, और कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। इट इज नो लॉन्गर अ लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड की तरह काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तब कर सकता था जब इसका ऑर्बिटल खाली हो, अब इसका ऑर्बिटल खाली नहीं है। नाउ आई हैव सेड कि ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये पी पाई क्या है और ये बैक बॉन्डिंग क्या है। बैक बॉन्डिंग क्या है, बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ करे और ये बनाया बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो ये क्या बन गया, ये बन गया बॉन्ड, ये हो गया बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो फ्लोरीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, वापस बोरॉन को दे रहा है। ठीक है, तो वापस बोरॉन को देना मतलब क्या हो गया, बैक बॉन्ड। इसको बोला जाता है बैक बॉन्ड। है तो ये पाई बॉन्ड, ठीक है, लेकिन इसको बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। अब फ्लोरीन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स, पहले ही इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, अब उसको उसने वापस इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिए, तो इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है।
अभी बैक बॉन्डिंग हो गई तो यहाँ पे पी पाई का क्या मतलब है? पी पाई स्टैंड्स, पहली चीज तो हमारे पास पता है कि जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। सिंस बैक बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड बनता है तो इसलिए इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड, तो इसलिए पी पाई बोला। अब पी कहाँ स्टैंड होता है? पी स्टैंड्स फॉर द ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए? पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। सो बोरॉन के पास ये जो ऑर्बिटल था ये था 2s और ये था 2p, तो 2px 2py और कौन सा ऑर्बिटल है? 2pz है। सो बोरॉन के पास क्या है? एक 2pz ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। और फ्लोरीन के पास भी क्या है? एक 2p ऑर्बिटल है। फ्लोरीन की अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? पी में आएंगे, और p5 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो लास्ट में पी में आएंगे। ये भी 2pz होगा। सो इसमें से 2pz से इलेक्ट्रॉन 2pz में जा रहे हैं तो p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है। सो बोरॉन और फ्लोरीन क्या करेंगे? पास में आएंगे और इनके दो p ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर इधर से इधर हो जाएंगे और एक क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सिंस दो पी ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। तुम्हें याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पी पाई बॉन्डिंग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग हो रही है। आगे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो पी पाई बॉन्डिंग डाउन द ग्रुप उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। कुछ रीजंस हो सकते हैं दैट आई विल बी टेलिंग यू। अब ऐसा क्या है कि BCl3 में पीपा बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो BCl3 ये है, तो ये भी बैक बॉन्डिंग करता है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है, ये भी बैक बॉन्डिंग करेगा और ये भी इसी तरीके से बना देगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो पीपा बॉन्ड बनता है, अब बोरॉन के पास है 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन के पास है 3p ऑर्बिटल, तो अब बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? 2p एंड 3p के बीच में। ये भी बैक बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो किसके बीच में होगी? 2p एंड 4p के बीच में, ठीक। और अगर आयोडीन के पास जाएंगे सो जो बैक बॉन्डिंग होती है वो होगी 2p एंड 5p के बीच में। सो आयोडीन का जो आउटर मोस्ट होता है वो 5p होता है, तो यहाँ पे 2p एंड 5p के बीच में ये बॉन्डिंग होगी। अब ये जो बॉन्डिंग इस तरीके से जो बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती। अब पहले चीज तुम देखो, बोरॉन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ अगर दूर होगा तो इनके p ऑर्बिटल कंबाइन कैसे करेंगे? क्या होता है कि कंबाइन 2p और नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है इनको कंबाइन करने के लिए पास में आना पड़ेगा। जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे तभी ओवरलैप होगा और तभी बॉन्ड बनेगा। सो 2p ऑर्बिटल इनकी तो जो शेप होती है वो बहुत पास में होती है, तो ये पास पास आ जाते हैं। लेकिन 2p और 3p थोड़े दूर होते हैं, वो इतने करीब नहीं आ सकते। 2p 4p के केस में भी हो सकता है यही होता है, और 2p और 5p के केस में भी यही होता है। और अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं समझ आया तो तुम ऑल्टरनेट रीजन ले सकते हो कि ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए occurs when orbital have orbitals have similar energy, ठीक है। इफेक्टिव ओवरलैप, पहली चीज ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर रहे थे तो हम लोगों ने बात करी थी कि अ, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो तभी कंबाइन करेंगे, तभी मॉलिक्यूल बनाएंगे जब उनका जो एनर्जी है वो सिमिलर होनी
एनर्जी। ऐसा नहीं कि एक की एनर्जी बहुत कम, एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा। अगर एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। सो इस वजह से 2p के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 0 है, तो वो बहुत अच्छे से ओवरलैप करता है। 2p और 3p के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, तो वो इतने अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। 2p 4p एंड 2p 5p के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि इनके बीच में प्रॉपर्ली ओवरलैप नहीं हो पाता, और इनका जो पाई बॉन्ड बनता है वो इनसिग्निफिकेंट बनता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। सो ये आयोडीन प्रॉपरली अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन को नहीं दे पाता, और ब्रोमीन भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली बोरॉन को नहीं दे पा रहा है। अगर उनका साइज इतना ज़्यादा बड़ा है और जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो 2p और 4p के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा वीक बनेगा। 2p और 5p के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा वीक बनेगा, एंड इस वजह से हमारा जो Bi3 होता है ये प्रॉपरली बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रह जाएगा और वो बाहर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होती है, Bf3 में होती है, इसलिए Bf3 तो लुईस एसिड है ही नहीं, ये मान के चलो कि Bf3 इज नॉट अ लुईस एसिड, क्योंकि उसके बीच में बैक बॉन्डिंग होती है, तो वो किसी और एलिमेंट से लोन पेयर या किसी और कंपाउंड से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। वेयर एज BCl3 में टेंडेंसी थोड़ी कम होती है, थोड़ा अच्छा लुईस एसिड बन जाता है Bf3 के कंपैरिजन में। BBr3 एंड Bi3 आर वेरी गुड लुईस एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बाद वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेंगे, लेकिन आयोडीन से और ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन लेना उनके लिए पॉसिबल प्रॉपर्टी नहीं हो पाता है। ठीक है, सो ये रीज़न है कि Bf3 वीक एसिड, वीक लुईस एसिड होता है, और बाकी सारे अच्छे लुईस एसिड होते हैं। और डाउन द ग्रुप अगर हम लोग डिस्कस करें तो डाउन द ग्रुप लुईस एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बोरॉन के कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे लुईस एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू जो नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया लुईस एसिडिटी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रॉब्लम 11.1। अब इसमें पूछा गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और आई डोंट नो, मैंने 2-3 बार बता दिया है, कि कितना तुम्हें याद होगा वो मुझे नहीं पता, तो मैं इसको फिर से बताता हूँ। हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल higher will be the tendency to get ठीक है, एज द नेम सजेस्ट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब उसकी एबिलिटी। तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होती है खुद को रिड्यूस करने की। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो कम रिड्यूस होगा। और अगर हम लोग वैसे करें तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है तो रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है मतलब रिडक्शन होगा। तो अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है और थैलियम है, सो एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी एल्यूमिनियम, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -1.66 वोल्ट। ठीक है, थैलियम भी उसी तरीके से, थैलियम 3 प्लस है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.26। रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव में है, उसका नेगेटिव में है। तो अब चलो, मैंने ये डाटा दे दिया, इससे इसके बेसिस पे तुम पता लगा सकते हो क्या क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन 11.1 says standard electrode potential value E negative for aluminium 3 plus to aluminium is 1.66 volt and that of aluminium 3 plus to aluminium is 1.26। तो दो कंपाउंड तुम्हें दे दिए, एल्यूमिनियम और थैलियम, दोनों का ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं। एक का रिडक्शन पोटेंशियल 1.66 है एंड एक का रिडक्शन पोटेंशियल 1.26 है, लेकिन एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है, थैलियम का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है।
predict about the formation of M3 plus in the solution and compare the electropositive character of the two. अब हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे पहले M3 plus 1 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी कम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर पर जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इलेक्ट्रॉन को देने की पावर। तो किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सबसे जल्दी पॉजिटिव करेक्टर गेन कर लेगा या पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। सो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आई वुड ट्राई कि यहाँ से मैं कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल थैलियम का ज़्यादा है, थैलियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो मतलब थैलियम 3 प्लस की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा अच्छी है टू कन्वर्ट इनटू थैलियम 0। तो इन दोनों में से कौन सबसे जल्दी रिड्यूस हो जाएगा? थैलियम 3 प्लस विल गेट रिड्यूस फास्टर देन एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो ये हमें समझ में आ गया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाता है। तो थैलियम 3 प्लस का ज़्यादा है, तो थैलियम 3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो रही है, +3 से 0 जा रही है, तो मतलब रिडक्शन है। सो रिडक्शन एल्यूमिनियम 3 प्लस का ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम 3 प्लस। मतलब कि थैलियम इज मोर स्टेबल इन Tl0 oxidation state देन थैलियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम लोगों ने निकाला। अब देखो रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगी जब प्रोडक्ट ज़्यादा सब स्टेबल है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होता, थैलियम 3 प्लस ज़्यादा स्टेबल होता, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता। अब एल्यूमिनियम के केस में देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, नेगेटिव में है। नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से एल्यूमिनियम 3 प्लस की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है कि वो एल्यूमिनियम 0 में कन्वर्ट हो जाए, मेटालिक एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम 3 प्लस ये रिएक्शन नेगेटिव में हो रही है, तो कंसिडर करो कि रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम 3 प्लस इज मोर स्टेबल, और यहाँ से हमें पता चल रहा है थैलियम इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ M3 प्लस आयन। अब M3 प्लस आयन कैसे फॉर्म होगा? Tl ने क्या किया, थैलियम 3 प्लस दिया, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन दिया, और एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम 3 प्लस दिया, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन दिया। अब स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? एल्यूमिनियम 3 प्लस ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम, लेकिन थैलियम इज मोर स्टेबल देन थैलियम 3 प्लस। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है थैलियम 3 प्लस में रिएक्शन ये नहीं जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्टेंट अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और एल्यूमिनियम 3 प्लस ज़्यादा स्टेबल है, तो एल्यूमिनियम जल्दी से 3 इलेक्ट्रॉन देके एल्यूमिनियम 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं एल्यूमिनियम हैज़ much higher tendency to form M3 प्लस आयन। ठीक है, तो M3 प्लस आयन फॉर्म करने की किसकी ज़्यादा टेंडेंसी है? एल्यूमिनियम की ज़्यादा टेंडेंसी है। एल्यूमिनियम की अगर टेंडेंसी ज़्यादा है तो एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थैलियम। तो इस बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन देके एल्यूमिनियम 3 प्लस में बना रहा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस ज़्यादा स्टेबल है, तो जिस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन थैलियम। ठीक है, सो इसी तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल के काफ़ी सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, और उसमें से तुम्हें पूछा जा सकता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल देना है। पहली चीज़ तुम एक लाइन ये डायरेक्टली लिख सकते हो, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही उसके पास पोटेंशियल होगा कि अपने आप को वो रिड्यूस कर ले। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम
उसको लिख सकते हो कि क्या क्या है, और उस बेसिस पे कि पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, उस बेसिस पे तुम कंपेयर कर सकते हो कौन सा कंपाउंड रिएक्टेंट में ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल है, या दोनों प्रोडक्ट में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। उस बेसिस पे तुम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हो। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी जो 80% ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी आयन और कंपाउंड के बारे में इन टर्म्स ऑफ द रिडॉक्स नेचर के बारे में हमें दे पाती है। सो आई वुड सजेस्ट कि रिडक्शन पोटेंशियल बहुत सही चीज़ है। और फिर सेकेंड ईयर में हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सो डेफिनेटली हम लोग इन चीज़ों को वहाँ पे भी डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में तो बोरॉन के बारे में तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, बोरॉन तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पूरे पीरियड में, और बाकी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती रहती है। सो बोरॉन इज वेरी मच अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर वो क्रिस्टल की फॉर्म में है तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच अनरिएक्टिव, वो बिल्कुल भी रिएक्ट करना प्रेफर नहीं करेगा। अब उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है तो इसका आंसर वही है कि इसका जो बोरॉन है हैज़ हाई लेटिस एनर्जी, which results in high sublimation। तो पहली चीज़, अगर कंपाउंड रिएक्ट करना चाह रहा है तो अगर कंपाउंड रिएक्ट करना चाह रहा है तो पहले वो थोड़ा सबलाइम होगा, या सब्लिमेशन की जगह एटॉमाइजेशन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो बोरॉन ने बहुत सारे बोरॉन के साथ और बॉन्ड्स बना रखे हैं। ठीक है, फर्दर दो बोरॉन के साथ इस तरीके से ये क्या करता है, बॉन्ड्स बनाते ही चला जाता है। सो अगर एक बोरॉन रिएक्ट करना चाहता है तो इसके तो बहुत सारे बॉन्ड्स बने, मेटल मेटल बहुत सारे बॉन्ड बन चुके हैं। अब मेटल मेटल बॉन्ड अगर ये बना चुका है तो इसको रिएक्ट कराने के लिए हमें एक मेटल को दूसरे मेटल से हटाना पड़ेगा, लेकिन इनका बॉन्ड इतना ज़्यादा हाई होता है, इसका जो क्रिस्टल लेटिस होता है इतना ज़्यादा हाई होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता। लेकिन हाउएवर अगर तुम इसका पाउडर बना दो तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और वहाँ पे ये आराम से रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, लेकिन एयर में क्या होता है, अब एयर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है ऑक्सीजन एंड एक है नाइट्रोजन। तो जैसे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में देखा था, एल्कली मेटल तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते थे, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से ही रिएक्ट कर पाते थे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम हो गया, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म ऑक्साइड्स, और ये जो ऑक्साइड है इनकी एक पतली सी लेयर बन जाती है इन एलिमेंट्स के ऊपर जो उनका फर्दर ऑक्सीडेशन रोक देती है। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है बेरिलियम के केस में और मैग्नीशियम के केस में, कि उनके ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड लेयर जमा हो जाती है, और अगर वो ऑक्साइड लेयर जमा हो गई तो फ्रेश सरफेस एक्सपोज नहीं होता और फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाते। तो एक बार रिएक्शन हो गया तो फर्दर वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करना प्रेफर करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी तुमने कई बार, एल्यूमिनियम फॉयल क्या हो जाती है, थोड़ी सी वाइट वाइट हो जाती है। जब उसको नई नई निकालते हो तो वो तो एकदम अच्छी सी होती है, थोड़ी देर ऐसी छोड़ दो या एक दो दिन छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर आ जाएगी। ठीक है, तुम हाथ लगाओगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी, तो तुम्हें लगेगा कि शायद जो फॉइल है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, बट यूज़ तो उसको हम लोग तब भी कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है कि उसका जो शाइनी सरफेस होता है वो ब्रिटल हो जाता है, वो इतना अच्छे से दिख शाइन नहीं कर पाता क्योंकि जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो वहाँ पे जमा हो जाती है। सो ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऑक्साइड है जो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Al2O3 करके इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तो उनका जो फॉर्मूला होगा वो E2O3 होगा, और E इधर क्या ले रखा है, कोई भी मेटल ले रखा है, जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम।
तो ये सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके E2O3 के फॉर्मूले का कंपाउंड ऑक्साइड बना देते हैं। 2E+N2 और नाइट्रोजन के साथ भी ये रिएक्शन करके विद डाइनाइट्रोजन हाई टेम्परेचर्स दे फॉर्म नाइट्राइड्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन एज अ सेट कि नाइट्रोजन तो इनर्ट होती है, तो इतनी आराम से रिएक्ट नहीं करती है। अगर वो आराम से रिएक्ट नहीं करती है तो उसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटेगा, वो एक्टिव होगा और फर्दर वो इनके साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बना सकता है। अब नाइट्रोजन के पास क्या होता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्राइड की, एल्यूमिनियम के पास +3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Al3N3 आएगा और 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये Aln बन जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। अब अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है? क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की शेप का और अमॉर्फस मतलब पाउडर फॉर्म में। तो जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो क्रिस्टल है प्रॉपर, एक सपोज डायमंड का एक क्रिस्टल है, लेकिन अगर तुम उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे या कुछ भी फोर्स लगाओगे तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, और जैसे ही वो टूट जाएगा तो वो बन जाएगा अमॉर्फस, और अमॉर्फस बनने के बाद वो फर्दर आराम से रिएक्शन कर सकते हैं। तो सेम इज बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, जब ये नॉर्मल क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं तो वो उतना रिएक्शन शो करते नहीं है, लेकिन जैसे ही इन्हें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ये बहुत अच्छे रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कीलीज, तो बोरॉन तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो वो फिर से एसिड और एल्कीली के साथ, एल्कीलीज मतलब बेसिस, और बेसिस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है मॉडरेट टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर हाई कर दो तो शायद बोरॉन रिएक्ट कर लेगा, लेकिन मोस्टली तो वो रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, देयरफॉर एल्यूमिनियम शोज एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं और एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या शो करता है यहाँ पे? एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर और एम्फोटेरिक करेक्टर यहाँ पे एल्यूमिनियम शो करता है। अब एम्फोटेरिक नेचर अगर एल्यूमिनियम शो करता है तो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। सो एल्यूमिनियम की यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन दिखा रखे हैं, एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम 3+ अलग, CHCl अलग, और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। तो इनके साथ तो ये कर लेता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि HNO3 इज नॉट अ गुड एसिड बट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन HCl इज ओनली एन एसिड। HCl सिर्फ एक एसिड है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये HCl और HNO3 दोनों की एसिडिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी एसिडिटी होती है। HCl जस्ट नॉर्मल एसिड की तरह काम करता है, लेकिन HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम की तरह काम करेगा तो वो एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जैसे ही एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है वो ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, चिपक जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अगर चिपक गई तो नाइट्रिक एसिड फिर से रिएक्ट अब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे एल्यूमिनियम दिखेगा नहीं, और नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता नहीं है। सो नाइट्रिक एसिड के में एल्यूमिनियम डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन एल्यूमिनियम को अगर तुम HCl में डाल दोगे तो एल्यूमिनियम डिजॉल्व हो जाएगा। बट नाइट्रिक एसिड में वो डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक पैसिव प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर वो एल्यूमिनियम के ऊपर बना देता है, जिसकी वजह से अगर तुम एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड में डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सिट्रिक एसिड, जैसे नींबू है, तो एल्यूमिनियम की फॉइल में कभी भी नींबू हम लोग पैक करके नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है वो सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इमली वगैरह इनके साथ भी रिएक्ट कर लेता है। इनके साथ रिएक्ट कर लेगा तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी की वजह से हम लोग एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। एल्यूमिनियम को गर्म सामान रखने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें खाना बनाना बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एसिडिक कंपाउंड अगर तुम डाल रहे हो, टमाटोज डाल रहे हो, लेमन्स डाल रहे हो, टैमरिंड डाल रहे हो, अगर इनके साथ तुम खाना बना रहे हो तो वो खाना एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं बनाया जाता, क्योंकि एल्यूमिनियम उनके साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। एल्यूमिनियम की एक टॉक्सिसिटी है, एल्यूमिनियम हम लोग बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते।
एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में यूज़ ही कहाँ होता है? तो एल्यूमिनियम तो जनरली हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है और टॉक्सिसिटी होने की वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं हमें एल्यूमिनियम से। सबसे बेटर यही होता है कि आयरन के कंपाउंड्स में हम लोग खाना बनाएं, जैसे कास्ट आयरन और पिग आयरन। अगर हम लोग उनके बर्तन अगर यूज़ करेंगे तो उसमें आयरन धीरे धीरे रिलीज होगा, और वो आयरन अगर हमारी बॉडी में जाता है तो इट्स गुड, तो वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज़्यादा होती है लोगों के बीच में, लोगों के अंदर, तो वो कंपनसेट होती जाएगी। दूसरा चीज़ क्या है कि अ, अगर हम लोग खाना बनाते हैं तो ब्रास के जो बर्तन होते हैं उनमें खाना खाना ठीक रहता है, लेकिन उसमें बनाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इसी तरीके से कॉपर के कंपाउंड्स में खाना रखना या कॉपर के कंपाउंड में खाना बनाना इज़ फाइन, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो क्योंकि कॉपर और आयरन हमारी बॉडी में रहते हैं, और कॉपर की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हमें अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है, मतलब हमारी याददाश्त खराब हो सकती है। सो कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें कॉपर के बर्तन में पानी पी रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन एल्यूमिनियम से बचना चाहिए, बिकॉज एल्यूमिनियम की साइटोटॉक्सिसिटी है हमारी। एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद एक्वस एल्कली। एल्यूमिनियम एल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है, बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, और बेस में एल्यूमिनियम को तुम बेस में डालोगे तो एल्यूमिनियम वहाँ पे भी डिसॉल्व हो जाएगा, एंड दिस इज द रिएक्शन। वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है दोनों ही केस में। रिएक्शन टुवर्ड्स हेलोजन, तो हेलोजन के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाना चाहें तो डेफिनेटली एल्काइल हैलाइड्स हमारे फॉर्म होते हैं MX3 फॉर्मूले के साथ, सो देयर इज नथिंग न्यू। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाइट फिल्म्स अपेयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, गिव द रीजन। सो एल्यूमिनियम तो इस तरीके की एल्यूमिनियम क्लोराइड की एक बोतल होगी और उसके ऊपर ढक्कन लगा होगा, ठीक है। जैसे ही तुम ढक्कन खोलोगे, इसका जो लेड निकालोगे, तो उसमें से ना वाइट फ्यूम्स निकलने लग जाएंगे, ऐसे धुआं। फ्यूम्स का मतलब क्या है? धुआं निकल जाएगा। तो ये पूछा गया है कि ये जो वाइट फ्यूम्स निकलता है वो क्या होता है। तो होता क्या है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक एनहाइड्रस फॉर्म में है। एनहाइड्रस फॉर्म में मतलब उसके पास बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो ये आसपास जो ह्यूमिडिटी होती है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट में वाटर हर जगह होता है, तो अगर वाटर से वो रिएक्ट कर लेगा, एनवायरनमेंट में जो आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ वो रिएक्ट कर लेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा, और वो बना लेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में थ्री मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस निकलती है, और ये जो HCl गैस होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, यही होता है वाइट फ्यूम्स। सो HCl के वाइट फ्यूम्स होते हैं और वो हमें उड़ते हुए एल्यूमिनियम क्लोराइड के डब्बे से निकलते हुए दिखते हैं। अगर वो बंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही तुम खोलोगे तो तुम्हें ध्यान से खोलना पड़ता है, क्योंकि उसमें वाइट फ्यूम्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब 2 मिनट और पढ़ा दो। इंपॉर्टेंट एंड्स एंड एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन की बहुत सारी एनामलस प्रॉपर्टीज हैं। एनामलस प्रॉपर्टीज के रीजन क्या है कि स्मॉल साइज है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल उसके पास होता नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से उसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 से ज़्यादा नहीं बन सकती। एल्यूमिनियम ऑन द अदर हैंड 6, 7, 8 इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा कोवेलेंसी दिखा सकता है एल्यूमिनियम टेट्रा हेक्साफ्लोराइड Al(F3) नेगेटिव। एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, 6 फ्लोराइड के साथ वो कंबाइन कर सकता है, लेकिन बोरॉन सिर्फ 4 ही फ्लोराइड के साथ कंबाइन कर सकता है। 4 फ्लोराइड के साथ कंबाइन क्यों करता है? क्योंकि उसके पास एक ही एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जहाँ पे वो लोन पर ले सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। 3p के बाद एक आगे 3d ऑर्बिटल भी वहाँ पे हमें दिखाई देता है। 3d ऑर्बिटल में लोन पेयर लिए जा सकते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है, बोरॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता। बोरॉन के साथ मैक्सिमम 4 एटम्स अटैच हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के साथ 6 हो सकते हैं, और बाकी इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी मैक्सिमम कोवेलेंसी उसकी 6 तक जा सकती है। 6 या 6 से भी ज़्यादा एटम्स तक वो जा सकता है। सो द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन कैन नॉट बी गो बियॉन्ड 4, तो बियॉन्ड 4 ये बनना पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हेलाइड्स आर डायमराइज थ्रू द हेलोजन बाइंडिंग, तो बहुत सारे जो हेलाइड्स होते हैं वो
डायमराइज कर जाते हैं। डायमराइज करके जैसे एल्यूमिनियम का मैंने दिखाया था AlCl3, तो ये दूसरे एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन कर जाता है और ये इसको लोन पेयर दे दिया, ये इसको लोन पेयर दे दिया, ये डायमर बना लिया। ठीक है, मतलब दो यूनिट इसके साथ कंबाइन हो जाती है एंड दे फॉर्म अ डायमर। दिस काइंड ऑफ डायमर इज प्रोड्यूस, मतलब और ये जो क्लोरीन है इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल क्लोरीन और ये है ब्रिज्ड क्लोरीन। तो टर्मिनल और ब्रिज क्लोरीन हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो ये जो ब्रिज क्लोरीन है ये देखना थोड़ा अलग होता है और ये बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली ये बनाते हैं। बोरॉन भी ब्रिज कंपाउंड्स जनरली बनाता है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF63 नेगेटिव। तो बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि बोरॉन के पास जो है ऑर्बिटल 1s 2s, ये था 2s1 एंड 2p। सो 2s2 था और वो उधर जाके इसको इधर करते थे 2p, ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, सो 3 फ्लोरीन के साथ तो वो बॉन्ड बना ही लेता है। ठीक है, एक चौथा फ्लोरीन आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। अब 1s2 2s2 2p6, अब इसके आगे जो एनर्जी लेवल है वो क्या है? 3s है। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें होता है 3s 3p एंड 3p के आगे होता है 3d। तो वैकेंट d ऑर्बिटल यहाँ पे होता है। 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। सो 3 फ्लोरीन के साथ इसने रिएक्ट किया, फिर 1 2 और 3 फ्लोराइड आयन यहाँ पे आ जाते हैं। सो इस तरीके से AlF6 3 नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है ये वैकेंट 3d ऑर्बिटल है जो कि एग्जिस्ट करता है। तो शेल नंबर 1 में KLMN शेल होता है, KLMN शेल है। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ 1s होता है, इसमें 2s 2p होता है, इसमें 3s 3p 3d होता है और फिर क्या होता है? 4s आता है। सो सेकंड शेल में 2s 2p के बाद सीधा जो ऑर्बिटल आएगा वो 3p आएगा, और 3p जब आएगा तो l और m के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन p से डायरेक्टली वो इधर इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर नहीं करेगा। तो कोई भी फ्लोरीन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 3s ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर दे सके। लेकिन जो m ऑर्बिटल है उसमें क्या है? 3s भी है, 3p भी है और उसके बाद फिर आगे 3d भी है। तो वो क्या करता है? 3d में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से, क्योंकि ये लो ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम है, तो लो लाइंग ऑर्बिटल यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली चले जाते हैं और इंस्टेंटली जाने के बाद ये एल्यूमिनियम AlF6 बना सकता है। लेकिन बोरॉन में अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 जा सकती है, उससे ज़्यादा वो बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग यही करते हैं।